हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो संविधान था वो कैसे आया था, उसके बनने का प्रोसेस क्या था। तो वो सब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो संविधान में आखिर हमारे लिखा क्या है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडिया में उसका जो बेस है वो हमारा संविधान है। तो संविधान की वजह से ही आज हमको फ्री और फेयर लाइफ मिल रही है। तो वो सब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, कैसे हमने अपना संविधान लिखा था। तो ये सारा प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ था इंडिया में, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम यहाँ पे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। तो ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1600 से। तो 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था। ब्रिटिश जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ की थी, ब्रिटिशर्स थे ये। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन की रानी ने क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया था। कहाँ पे, ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। ये क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी। इनको ट्रेड करने का चार्टर मिला था इंडिया में। बेसिकली इनको ईस्ट साइड में जो था, ब्रिटेन के जो ईस्ट साइड में ट्रेड करने का इनको चार्टर मिला था। तो 1608 में ये भारत आए सूरत में। देन उसके बाद क्या था, 1611 में इन्होंने क्या था, फर्स्ट फैक्ट्री को यहाँ पे सेटअप किया था। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी कहाँ, मसूलीपट्टनम में। फैक्ट्री यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक गोडाउन हुआ करता था जहाँ पे जो गुड्स हुआ करते थे, सामान हुआ करता था, उसको स्टोर किया जाता था फॉर एक्सपोर्ट। और यहाँ से फैक्ट्री से क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था सामान को, गुड्स को। तो यहाँ पे क्या था, 1611 में ये ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी। और धीरे धीरे क्या था, ट्रेडिंग कंपनी से ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी जाने लगे थे। और ये काफ़ी क्विक प्रोसेस नहीं था, काफ़ी लंबा प्रोसेस था ये। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या था, ट्रेड को इन्होंने एक्सपेंड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और आफ्टर क्या था, बैटल ऑफ प्लासी, ये हम हिस्ट्री में पढ़े थे। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था और बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या था, तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में क्या था, इन्होंने टेरिटरीज़ एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। और अपने धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ से क्या था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर दिया था। तो अब क्या था, इनके पास खुद की टेरिटरी होने लगी थी इंडिया में। तो वहाँ से ये क्या था, इनको टैक्स मिला करता था। धीरे धीरे इन्होंने क्या था, फरमान भी इशू करवा लिए थे राजा से, मुग़ल एम्पायर से। तो धीरे धीरे इनको वहाँ से क्या था, पहले ये टैक्स पे किया करते थे इंडिया में, बट अब धीरे धीरे ये टैक्स को क्या है, कलेक्ट करने लगे थे। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था, ये एक दो दिन में नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे क्या था, ये ट्रेडिंग कंपनी से क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्विजिशन करने लगे थे। और धीरे धीरे क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने लगे थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे हमको पता है बैटल ऑफ प्लासी जो था वो कब हुआ था, ये 1757 में हुआ था, 23 जून। और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो अब क्या होता है, अगर कोई कंपनी आती है या कोई भी कंपनी हम बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं। तो उस कंपनी को क्या है, चलाने के लिए या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो इसी तरह क्या था, कंपनी को क्या है, चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो जब क्या था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही थी, तो बैकग्राउंड में ब्रिटेन में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो लोग थे वो ये देख रहे थे कि जितने भी जो कंपनी है वो इंडिया में आके काफ़ी सारा मुनाफा कमा रही है, काफ़ी सारा पैसा कमा रही है। तो वहाँ पे ब्रिटेन में बैठे हुए लोग भी ये सोच रहे थे कि हमको भी इंडिया जाना चाहिए और हमको भी क्या है, वहाँ पे ट्रेड करना है।
तो काफ़ी कुछ वहाँ ब्रिटेन में चल रहा था। और फिर इधर कंपनी में क्या चल रहा था, कंपनी में काफ़ी सारा पैसा आ रहा था, बट क्या है, जितना पैसा आ रहा था उतना ही यहाँ पे करप्शन भी देखने को मिल रहा था। तो करप्शन हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो खजाना था वो भी काफ़ी कर्जे में चल रहा था। कंपनी बार बार क्या है, ब्रिटेन में जाके कर्जा मांग रही थी। तो यहाँ पे ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार ये देख रही थी कि एक तरफ तो कंपनी को काफ़ी सारा यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, बट उसके अकाउंट में क्या है, अकाउंट में काफ़ी उनको गड़बड़ दिख रही थी उनके, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर्स थे जो वहाँ पे इंडिया में जो बैठे हुए थे, इंडिया में जो आए हुए थे कंपनी के, तो उनके पास तो पैसा था, वो काफ़ी सारा पैसा ब्रिटेन ले जाया करते थे, बट जो कंपनी का जो अकाउंट हुआ करता था वो खाली था। कंपनी जो है बार बार क्या है, ब्रिटेन में जाके लोन मांग रही थी, वहाँ पे पैसा मांग रही थी खुद को चलाने के लिए। तो वहाँ की ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, 1773 में एक एक्ट लेके आती है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो ब्रिटिश की सरकार देख रही थी कि कंपनी में काफ़ी सारा क्या है, करप्शन हो रहा है। तो ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि कंपनी को हमको थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। देन उसके बाद क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। देन उसके बाद चार्टर एक्ट आते हैं 93 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। तो ये सारे जो हैं एक्ट, ये क्राउन के थ्रू बनाए गए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधने के लिए। तो यहाँ पे एक एक करके हम क्या है, इन एक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। तो 1773 में, इससे पहले क्या था, 1773 से पहले क्या है, हमारा बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, और क्या है हमारा 1767 में एंग्लो मैसूर वॉर भी हो चुका है। तो हिस्ट्री में क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे। एंग्लो मैसूर वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था हमारा। तो कई सारे वॉर चल रहे थे यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, ब्रिटिश क्राउन को दिख रहा था कि ये जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, गई तो थी ट्रेड करने, बट क्या है, वहाँ पे वो लड़ाई कर रही है, वहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही है। तो इनको लगा कि अब इसको, कंपनी को थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773 में, उसको कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, बेसिकली कहाँ, बंगाल में वो ज़्यादा फोकस था उनका, बंगाल में वो अपना ट्रेड चलाते थे। और बंगाल जो टेरिटरी जो थी, हिस्ट्री में काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। आज के टाइम जो बंगाल है वो तो काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी। यहाँ पे काफ़ी सारा फर्टाइल लैंड है, काफ़ी सारा यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, अच्छी प्रॉस्परस लैंड है यहाँ पे, काफ़ी सारा टैक्स कलेक्ट हुआ करता था यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको क्या है, एक डेजिनेटेड पोस्ट दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे एक बंगाल में गवर्नर जनरल बैठा दिया गया, और इसके साथ इसको एक काउंसिल दे दी गई। और काउंसिल में क्या था, 4 मेंबर्स दे दिए गए इसको, जो क्या है, तो ये क्या है, अब ट्रेड को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं कंपनी के, उनको भी ये क्या है, परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, वो बना था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग बने थे यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी, वो बंगाल के अंडर आया करती थी। इसके बंगाल के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, बेसिकली ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना ट्रेड जो किया करती थी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये बॉम्बे और मद्रास क्या है, सबऑर्डिनेट बन चुके हैं बंगाल के। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी क्या है, कोई भी वॉर और पीस नहीं कर सकते हैं ये खुद से। कोई भी ये इंडियन जो काफ़ी सारे वॉर जो कंडक्ट किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए,
तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी क्या है, कोई भी वॉर नहीं कर सकती है अब खुद से, और कोई भी पीस ट्रीटी खुद से नहीं कर सकती है। अगर कोई वॉर और पीस ट्रीटी की जाएगी तो वो बंगाल के ऑर्डर के थ्रू की जाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया था इस एक्ट में। देन उसके बाद क्या है, 1774 में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट फॉर्म किया गया। यहाँ पे 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। जुडिशियल लॉ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। और यहाँ पे क्या है, एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और क्या थे, +3 मेंबर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे 4 मेंबर्स थे, टोटल 4 मेंबर्स हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे, एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा इम्फे जो थे ये पहले चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के। और इनके साथ 3 मेंबर्स हुआ करते थे जो क्या है, जुडिशियल रिफॉर्म्स देखा करते थे, जुडिशियरी बातें हुआ करती थी कंपनी की, वो सारी ये देखा करते थे। और अब क्या है, मैंडेटरी हो चुका था कंपनी के लिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इंडिया से रिलेटेड वो सारी क्या है, रेवेन्यू से रिलेटेड, सिटीज़न और मिलिट्री से रिलेटेड, वो सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को इनको देनी हुआ करती थी। पहले क्या था, इनका अकाउंट चेक नहीं हुआ करता था, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वॉर में कितना लग रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना लग रहा है, ये सारा अकाउंट जो था ये कंपनी देखा करती थी। बट अब क्या होने लगा था कि इस एक्ट के बाद क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसको ये डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी हो गया था कि आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, वहाँ पे वॉर पीस जो कर रहे हैं आप, वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, अपने बेसिकली सारे खर्चे जो थे वो पार्लियामेंट को बताने हुआ करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। देन उसके बाद क्या है, 1781 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये बेसिकली इतना खास एक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, 1773 में जो एक्ट आया था उसके डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा थी उसको एम्पावर कर दिया था कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या है, लॉज बनाए। ये सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, वहाँ पे क्या है, बंगाल के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा जो थी वो अब लॉ बनाने के लिए क्या है, एम्पावर कर दी गई थी। देन उसके बाद क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में, जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी वहाँ पे क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सारे ही इस सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आया करते थे। बट यहाँ पे क्या है, 1781 में इनको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया था यहाँ से, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हुआ करते थे। देन उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश क्राउन को क्या है, सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर को और एडमिनिस्ट्रेशन को। अब क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट से क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ पे क्या है, ब्रिटिश क्राउन को क्या है, सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया है। अब ब्रिटिश क्राउन क्या है, यहाँ पे भागीदारी होने लगी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो देखना स्टार्ट कर दिया है उसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या चल रहा है। देन यहाँ पे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे जो कंपनी के, उनको भी सेपरेट कर दिया गया है। दोनों फंक्शन को यहाँ पे क्या है, सेपरेट कर दिया गया है। और इसको क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट में बोला जाने लगा, इसको डायरची भी बोलने लगे थे, डायरची बोला जाने लगा। तो यहाँ पे ये जो डायरची था वो कहाँ, 1858 तक रहेगा। 1858 में क्या हुआ था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। तो 1857 रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था, जो कंपनी थी उस पर क्या है, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ओवरटुक कर लिया था। कंपनी जो थी ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई थी, वहाँ पे कंपनी को फुली ओवरटेक कर लिया गया था क्राउन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, डायरची जो था 1858 तक रहा था। देन यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो डिवाइड कर दिया गया था। पॉलिटिकल फंक्शन उसके अलग हो चुके थे। पॉलिटिकल फंक्शंस में क्या था, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रहे, और कॉमर्शियल क्या था, ट्रेड को देखेगा, ठीक है।
इसको ट्रेड को देखेगा, और पॉलिटिकल में क्या है, यहाँ पे टेरिटरीज़ को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेरिटरीज़ को देखेगा। यहाँ पे कॉमर्शियल जो फंक्शंस थे उनको देखने के लिए क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, जो क्या है कंपनी के अंदर से हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हुआ करते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे वो क्या है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जाया करते थे। कुछ एक डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बना दिया गया था। और तो ये क्या है, ट्रेड को मैनेज करेंगे, ट्रेड को देखेंगे। और यहाँ पे पॉलिटिकल जो एक्सपेंशन जो हो रहा था, पॉलिटिकल पार्ट जो था वो देखने का काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो हो रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टैक्सेस जो कलेक्ट किए जा रहे हैं जो टेरिटरीज से उसको देखेंगे। और पहली बार क्या हुआ था, यहाँ पे जो टेरिटरीज़ थी कंपनीज़ की, जो भी टेरिटरीज़ कंपनी ने जो एक्वायर की थी उनको क्या ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाने लगा था इन इंडिया। ठीक है, और ये टेरिटरीज़ थी इनको क्या है ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाने लगा। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो इंडिया में पोजेशंस जो हैं ब्रिटिश की वो यहाँ पे टेरिटरीज़ को बोला जाने लगा था। देन उसके बाद क्या है, यहाँ से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट और लास्ट में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो हुआ करते थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, और ये क्या है 1758 से 60 तक इनका रूल रहा था। देन उसके बाद क्या है 1765 से लेके 67 तक भी ये रहे थे। तो यहाँ पे क्या है 1765, यहाँ आप देख सकते हैं बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या है, रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा से यहाँ पे भेजा गया था, इनको दोबारा भेजा गया था गवर्नर ऑफ बंगाल बना के, क्योंकि यहाँ पे क्या है बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या है टेरिटोरियल यहाँ पे एक्विजिशंस हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। देन उसके बाद क्या है वॉरेन हास्टिंग आए। वॉरेन हास्टिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, और पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ पे 1772 से लेके 74 तक इनका रूल रहा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया था तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। और इस एक्ट के बनने के बाद जो इन यहाँ पे क्या है पोस्ट को जो कन्वर्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू। ठीक है, ये पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर ऑफ बंगाल की। और रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम, वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ पे भेजा गया, और ये क्या था फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के। देन उसके बाद क्या है 1828 में क्या थे लास्ट गवर्नर जनरल बने थे क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक थे लास्ट गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। तो यहाँ पे क्या है 1833 का जो एक्ट आया था, तो वहाँ पे क्या है फिर से इसकी पोस्ट जो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पहले क्या हुआ करता था गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे पोस्ट, और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दी गई 1773 के बाद। देन उसके बाद 1833 के बाद इस पोस्ट का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन उसके बाद क्या था लॉर्ड कैनिंग आए। तो लॉर्ड कैनिंग आए 1856 से लेके 58 तक ये क्या रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के रहे थे ये, और क्या है ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। देन उसके बाद क्या है फिर 1858 का एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया। तो 1858 में क्या है इस पोस्ट का नाम फिर से बदल के क्या कर दिया गया वाइसरॉय कर दिया गया। ये 1858 कब आया आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857।
तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या था, कंपनी का यहाँ पे रूल ख़त्म हो चुका था और क्राउन ने क्या है ओवरटूक कर लिया था कंपनी को। देन उसके बाद क्या है, क्राउन के थ्रू क्या है, ये इस पोस्ट का नाम कर दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो था डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था किसको, क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाइसरॉय बने थे कौन, लॉर्ड कैनिंग बने थे। देन उसके बाद लास्ट जो वाइसरॉय बने थे वो बने थे माउंट बैटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय बने थे। और पहले गवर्नर जनरल भी बने थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये 1947 में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे, ठीक है। तो आज़ादी मिल चुकी थी हमको यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट एक्ट आ चुका था 1947 में। तो उसके बाद क्या है, ये माउंट बैटन उस टाइम क्या थे, वॉइसरॉय हुआ करते थे, तो इनकी पोस्ट को कन्वर्ट करके क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कर दिया गया। और पहले और लास्ट इंडियन जो थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। देन इसके बाद क्या है, हमारा चार्टर एक्ट आता है 1813, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 1813 में क्या हुआ, चाय और चाइना को छोड़ के जितना भी ट्रेड हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको बंद कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ चाय और चाइना के साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ट्रेड कर सकती थी, बाकी का जितना भी ट्रेड था इंडिया के साथ वो सारा ख़त्म कर दिया गया था, यहाँ पे एंड कर दिया गया था। और यहाँ एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशन में क्या है, 1 लाख रुपीज़ था, 1 लाख रुपीज़ को क्या है यहाँ पे एजुकेशन के लिए अप्रूव किए गए थे। एजुकेशन में बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन से मतलब था वेस्टर्न एजुकेशन। तो ब्रिटिशर्स क्या थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया करते थे यहाँ पे। देन उसके बाद क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का जो था सॉवरेनिटी हो गई थी। ब्रिटिश क्राउन ने क्या है, जितना भी टेरिटरीज थी इंडिया में, जो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी एक्वायर की थी, तो ये सारी टेरिटरीज क्या थी, अब क्या है सीधा क्राउन के अंडर आ चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडिंग कंपनी अब नहीं रही थी एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो यहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज जो थी वो अब डायरेक्टली क्राउन के अंडर आ चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुआ था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करती थी उनको भी यहाँ पे इंडिया पे आके प्रोपोगेशन, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेशन के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था। अब क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आने लगी थी और अपने धर्म का प्रचार करने लगी थी। और लोकल ऑटोनोमस बॉडीज़ थी, उनको भी टैक्स लेवी करने का क्या है परमिशन मिल चुका था। ये सारा डेवलपमेंट हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में। देन उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है। देन 33 में क्या हुआ, 1833 में ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए। क्योंकि अभी तक क्या था, 1813 में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है ट्रेड डिसबैंड कर दिया गया था इनका, एक्सेप्ट चाइना और चाय। यहाँ पे 33 में क्या हुआ था, 1833 में जो चाइना और चाय का जो ट्रेड था वो भी इनसे ले लिया गया, इनसे छीन लिया गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्योरली क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। अब क्या है, कॉमर्शियल फंक्शन इनका नहीं हुआ करता था, अब ये कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या है, इनका काम बचा था, जो पोजीशंस जो इंडिया में थी इनकी, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था उनको गवर्न करने का इनका काम हो चुका था। अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। और यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ये भी हम देख चुके थे। देन इसके बाद गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, इसके अंडर क्या है काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, गवर्न करने के लिए। और इस काउंसिल में क्या है, पहले 3 मेंबर्स हुआ करते थे, अब क्या है +1 मेंबर और इसको ऐड कर दिया गया है। और ये 1 मेंबर कौन था,
लॉ मेंबर हुआ करता था। फोर्थ मेंबर जो हुआ करता था वो लॉ मेंबर हुआ करता था। और ये लॉ मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर कौन थे? मकॉली फर्स्ट लॉ मेंबर थे अंडर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन इसके बाद 1843 में स्लेवरी को भी डिसबैंड कर दिया गया, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया यहाँ पे। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब में, उसको भी यहाँ पे क्या है, हटा दिया गया है। यहाँ पे अंडर सेक्शन 87 ऑफ एक्ट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को क्या है, इलीगल कर दिया गया है, इलीगल करार कर दिया गया है। और ये क्या है, हमारे आज जो हमारे संविधान में आर्टिकल 15 है उसकी नींव बनी थी। यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 में आर्टिकल 15 की नींव रखी गई थी। डिस्क्रिमिनेशन जो था गवर्नमेंट जॉब में ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, बर्थ प्लेस, रेस और कलर, इसको क्या है, ख़त्म कर दिया गया था। तो ये क्या है, आर्टिकल 15 जो आज है हमारा, वो यहाँ पे इसकी नींव 1833 में रख दी गई थी। देन उसके बाद क्या है, गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनको क्या है, ऑथराइज किया गया था उनको अपॉइंट करने के लिए लॉ कमीशन, एक लॉ कमीशन को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर जनरल जो थे किसके, बंगाल के, उनको क्या है, ऑथराइज कर दिया गया था। ये लॉ कमीशन को अब अपॉइंट कर सकते थे। देन उसके बाद क्या है, चार्टर एक्ट 1853 आता है। 1853 में क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो थे कंपनी के, उनको सेपरेट किया गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी वहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हुआ करते थे 1833 तक क्या था, ये काउंसिल के अंडर हुआ करती थी। जितने भी फंक्शंस हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल देखा करते थे, उनकी काउंसिल देखा करती थी। बट अब क्या था, 1853 में दोनों को अलग कर दिया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए। यानी कि जो लॉ बनाएंगे उनको अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करेंगे लॉ को, उनको अलग कर दिया गया। अब पहली बार इनको क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत यहाँ पे महसूस पड़ी कि लॉ बनाने वाले अलग होने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करने वाले अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई लॉ मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं सेपरेशन हुई किसकी, पावर की सेपरेशन हो गई। पहले क्या है, पावर को सेंट्रलाइज रखा गया था, सारी पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी। अब क्या है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर कर दी गई। और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी यहाँ पे लॉ मेकिंग के लिए, वहाँ पे 6 मेंबर को अपॉइंट किया गया, 6 मेंबर हुआ करते थे यहाँ पे। प्लस क्या है, यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम जो था सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो भी यहाँ पे ओपन कर दिया गया। अब क्या है, इंडियंस और यूरोपियंस दोनों ही क्या है, कंपटीशन में भाग ले सकते थे। इससे पहले क्या था, 1853 से पहले क्या था, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको क्या है, कंपटीशन के थ्रू नहीं अपॉइंट किया जाता था, उनको क्या है, बाय कंपनी के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। और बेसिकली क्या है, कंपनी ही डिसाइड करती थी कि किसको सिविल सर्वेंट्स में क्या है अपॉइंट करना है। बेसिकली वो सारे ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, इंडिया से नहीं हुआ करते थे, इंडियंस नहीं हुआ करते थे। अब क्या है, ओपन कंपटीशन सिस्टम रख दिया गया है। बट क्या है, इसका जो एग्ज़ाम जो हुआ करता था वो इंग्लैंड में हुआ करता था। तो इंडिया में जो भी इंग्लैंड जा सके, अफोर्ड कर सके, वो वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकता था और यहाँ पे सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल सर्वेंट वो अपॉइंट हो सकते थे। बट यहाँ पे भी एक कैच हुआ करता था, सिविल सर्वेंट्स में भी 2 तरह की यहाँ पे सर्विसेज हुआ करती थी, कोविनेटेड और अनकोविनेटेड। तो ये 2 तरह की सर्विसेज हुआ करती थी। कोविनेटेड में क्या है, हाई रैंक के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और जैसे कि आज के टाइम हम देख सकते हैं IAS IPS जो हुआ करते हैं। और अनकोविनेटेड में क्या है, जो बाकी की जितनी भी सर्विसेज हुआ करती थी, सेंट्रल सर्विसेज जो बेसिकली हम बोल सकते हैं, तो वो सारे अनकोविनेटेड में हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कोविनेटेड सर्विस जो हुआ करती थी वहाँ पे भी इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था। अभी तक क्या है, 1833 तक अलाउ नहीं किया जाता था इनको कोविनेटेड सर्विसेज में, अब यहाँ पे इंडियंस भी अलाउ कर दिए गए हैं 1853 के बाद। देन यहाँ पे एक चीज़ और है, 1833 से पहले के जितने भी एक्ट हुआ करते थे वो बोले जाते थे रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर रेगुलेशन एक्ट बोला जाता था उनको, क्योंकि ये क्या है, कंपनी को रेगुलेट किया करते थे।
यहाँ पे हम देख सकते हैं 1833 से पहले 1813 तक क्या था, जो कंपनी के पास क्या था, कुछ ट्रेड करने की पावर रही थी 1833 तक। 1833 के बाद क्या है, वो पूरी तरह से कंपनी को डिसबैंड कर दिया गया था। तो अब क्या है, जितने भी लॉज बनाए जा रहे थे 1833 के बाद, उनको क्या है, एक्ट्स बोला जाने लगा, क्योंकि अब कंपनी तो रही नहीं है, तो रेगुलेट तो हम करेंगे नहीं किसी को। तो अब ये थे क्राउन के थ्रू बनाए जा रहे थे, तो इनको एक्ट बोला जाने लगा। अब ये क्या है, यहाँ पे टेरिटोरीज़ को यहाँ पे इनको चलाने के लिए एक्ट बनाए जाने लगे थे। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कॉमर्शियल तो अब रही नहीं थी। तो ये 1833 से पहले क्या है, कॉमर्शियल बॉडी हुआ करती थी, इसलिए इसको रेगुलेशन एक्ट बोला जाता था। 1833 से पहले जितने भी एक्ट बनाए गए थे, और 1833 के बाद के एक्ट को क्या है, एक्ट बोला जाने लगा। देन यहाँ पे क्या था, 1833 में एक चीज़ और हुई थी, जो लॉज थे उनको कोडिफाई किया जाने लगा। अब क्या है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि जो यहाँ पे लॉज हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको क्या है, लिख देना चाहिए कहीं पे, कोडिफाई कर देना चाहिए कहीं पे। क्योंकि पहले क्या था, लॉज को कोडिफाई नहीं किया जाता था, तो काफ़ी सारे लॉज हुआ करते थे, तो वो पहले लिखे नहीं जाया करते थे। अब क्या है, लिखना शुरू कर दिया था 1833 में लॉज को। देन यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है देख लेते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग जो हुआ करते थे, वॉरेन हेस्टिंग, तो इन्होंने क्या है, फाउंडेशन रखी थी इंडियन सिविल सर्विसेज की। और चार्ल्स कॉर्नवालिस जो हुआ करते थे, चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये फादर हुआ करते थे किसके, इंडियन सिविल सर्विसेज को। इसको क्या है, इम्पीरियल सिविल सर्विसेज भी बोला जाता था। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे वो फादर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, और वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी फाउंडेशन यानी कि नींव रखी थी। देन उसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या है, रिफॉर्म किए थे सिविल सर्विसेज में, और मॉडर्नाइज भी किया था, मॉडर्नाइज भी किया था सिविल सर्विसेज को। देन यहाँ पे ये अभी हम देख ही चुके हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे वो कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड, दो तरह की हुआ करती थी। कोऑर्डिनेटेड में क्या है, हाई ऑफिसर्स हुआ करते थे, अनकोऑर्डिनेटेड में क्या है, बाकी के सारे जितने भी सर्विसेज हुआ करती थी, सेंट्रल सर्विसेज, वो हुआ करती थी। देन उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज आई, ठीक है, और प्लस सेंट्रल सर्विसेज आई। तो ये क्या है, आज जो हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, ये उसकी नींव है। तो वह यहीं पे क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज का जन्म हुआ था, तो 1919 में हुआ था। तो आज क्या है, हम 1857 के रिवॉल्ट से पहले के जितने भी हमारे एक्ट हैं वो सारे देख चुके हैं, चार्टर एक्ट, ठीक है, 1853 तक। और रिवॉल्ट के बाद के जितने भी एक्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये 1858 से लेके बाकी के जितने 1947 तक जितने भी एक्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।